इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे, वही हमने बताया था कि निदान जो है सारी चीज़ों को प्रोसेस को इस्टेब्लिश्ड करता है। हितकर उसमें देखें तो हितकर अहितकर निदान लिखे गए हैं। हितकर निदान वो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हितकर होते हैं। अहितकर वो निदान होते हैं जो बॉडी के लिए अहितकर होते हैं। लेकिन हितकर निदान भी अहितकर हो सकता है मात्रा और काल के हिसाब से। अगर मान लीजिए किसी को घी हितकर है लेकिन वो मात्रा के अधिक ले लेगा तो वो फिर अहितकर हो जाएगा। तो हितकर अहितकर ये जो है मात्रा काल पर डिपेंड करता है। इसी तरह दोष प्रकोपक निदान, धातु प्रदूषक दुष्टिकर निदान, स्रोतोदुष्टिकर निदान, उत्पादक निदान, ये जो है आयुर्वेद संहिताओं में बताए गए हैं। सब जगह बताएंगे कि वात प्रकोपक निदान, पित्त प्रकोपक निदान, इसी तरह धातुओं के निदान बताए हैं, धातु दुष्टिकर निदान बताए गए हैं, स्रोतोदुष्टिकर निदान बताए गए हैं, उत्पादक निदान बताए गए हैं। तो ये सब एवं एक एक डिजीज में निदान बताए गए हैं। इसका मतलब निदान का दोष भी प्रकोप कराता है, धातु भी दुष्टि करता है, स्रोतों भी दुष्टि करता है, आम भी उत्पन्न करता है और जो है ये सारे काम करता है। लेकिन जहाँ पे दोष प्रकोपक निदान बताया गया उनका मुख्य काम दोष प्रकोप करना है। जहाँ धातु दुष्टिकर बताया गया उनका मुख्य कर्म है धातु को दुष्टि करना। स्रोतोदुष्टिकर निदान बताया गया है तो वहाँ वो उन हेतुओं से स्रोतोदुष्टि होगी। जहाँ आम उत्पादक निदान बताया गया उन हेतुओं से आम ज़्यादा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ आम बनने वाला हेतु है वो स्रोतोदुष्टि नहीं करेगा। वो स्रोतोदुष्टि भी कर सकता है, धातु दुष्टि भी कर सकता है, दोष प्रकोप भी कर सकता है। इसका मतलब कि जो है कि कोई एक फिक्स नहीं होता है कि एक निदान एक ही काम कर सकता है। एक निदान एक भी काम कर सकता है, अनेक काम भी कर सकता है। तो ये जो है इसमें था कि जो है निदान, तो अगर निदान जो है जब दोष प्रकोप होगा, दूसरी दुष्टि होगी तो इनिशियल लेवल पर मैंने बताया था खवैगुण्य होगा, एडवांस स्टेज में स्रोतोदुष्टि होगी। तो जहाँ पे निदान का सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जैसे मतलब स्ट्रेन मतलब जो है जहाँ पे वीक पॉइंट होता है, जहाँ पे स्ट्रेन पड़ता है, जैसे हमने कल चीनी का उदाहरण लिया तो बीटा सेल पे, चूँकि बीटा सेल इंसुलिन बनाता है तो इंसुलिन जो है शुगर को न्यूट्रलाइज करता है। तो बीटा सेल का हाइपर फंक्शनिंग होगी, फिर बीटा सेल हाइपरप्लेसिया होगा, फिर बीटा सेल फेलियर होगा। तो इनिशियल लेवल पे जो उसमें विकृत होगी वो जो है खवैगुण्य कहलाएगा। खवैगुण्य के बाद जो है स्रोतोदुष्टि होती है। ख का अर्थ अवकाश भी होता है, स्रोतस भी होता है। उसके बाद अग्निमांद जो है आमजन्य अग्निमांद जो है उष्मण बलत्वेन धातु माध्यम अपायतम दुष्ट रसम आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। इसका मतलब ये है कि आम वो शरीर में निर्मित होने वाला पदार्थ है जो बॉडी के किसी लेवल पे हित करना हो, चाहे वो दोष लेवल पे, धातु लेवल पे, मल लेवल पे। जब दोष लेवल पे बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि साम दोष, मल धातु लेवल पर बनेगा तो साम मल, और अगर जो है मल लेवल पे बनेगा तो साम मल बोलेंगे। तो दोष लेवल पे बनेगा तो साम दोष, धातु लेवल पे बनेगा तो साम धातु, और मल लेवल पे बनेगा तो साम मल कहेंगे। यह एक ऐसा एंडोजीनियस पदार्थ है हमारे शरीर में बनता है जो कि हमारे बॉडी के लिए किसी लेवल पे हित करना हो, चाहे दोष लेवल हो, चाहे धातु लेवल हो, चाहे जो है धातु लेवल हो, चाहे मल लेवल हो। ठीक है। तो ये जो है इट में भी एलर्जेंस, इट में भी फ्री रेडिकल्स, इट में भी टॉक्सिन, इट में भी पैथोजन। तो ये जो है वो उसको आम को कह सकते हैं निदानार्थकर रोग। अगर ये सब नहीं किया गया तो दोष समूर्छना के बाद रोग हो जाएगा। यदि इसको फिर चिकित्सा नहीं की जाएगी तो ये दूसरे स्थान पे जाके खवैगुण्य करेगा। फिर यही निदान जो है, ये जो रोग हुआ है ये दूसरे रोग का कारण हो जाएगा। तो दूसरे रोग का कारण जब हो जाएगा तो ये निदानार्थकर होगा, क्योंकि निदान के अर्थ का ये अनुकरण करने लगता है। तो फिर ये जो है जैसे प्रतिशय से काश से जो है राजक्षमा, प्रतिशय आदो काशो, मतलब एक रोग जब दूसरे रोग को पैदा करने लगे तो वो
पहला वाला रोग निदानार्थक रोग कहला जाता है, क्योंकि वो निदान के अर्थ का अनुकरण करने लगता है। तो यहाँ पर यदि इसकी उस समय चिकित्सा नहीं किया जाएगा तो वही जो है दोष दुष्समूर्छना अब फिर दूसरे लेवल पे जाके दोष दुष्समूर्छना होने लगेगी, तो तुरंत जो है दूसरे रोग की उत्पत्ति होगी, दूसरे रोग की उत्पत्ति होगी, और फिर दूसरे रोग की उत्पत्ति होगी तो उसको हम उपद्रव करेंगे। और जब पहला वाला रोग दूसरा वाला रोग दोनों मिल जाएंगे तो उसे हम व्याधि संकर कहेंगे, और व्याधि संकर की स्टेज है, तब भी चिकित्सा नहीं करेंगे तो अरिष्ट की उत्पन्न हो जाएगी, अरिष्ट के बाद मृत्यु हो जाएगी। ये तो नॉर्मल कल जो है इस पर हमने चर्चा करी थी। अब हम एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे विकृति पर। विकृति पर कहा गया विकृत तस्य तस्य इति विकृत रुच्यते तत्र विकारम हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेषैर लिंग तस्य परिच्छेद। मतलब ये है कि चरक ने व्याधि के बल की जानकारी के लिए ये श्लोक बताया है कि व्याधि कैसी है, बलवान है, क्या है। तो जब हेतु देखें, दोष देखें, दुष्य देखें, प्रकृति देखें, देश काल सब में समानता होगी तो वो रोग जो है बहुत जो है बलवान होगा। मतलब वो जो है रोग बहुत बलवान होगा। जिस व्याधि में दोष दुष्य प्रकृति दोष बल काल ये सब में समानता नहीं होगी, मतलब हेतु में, दोष में, दुष्य में, प्रकृति में, देश में एवं काल का बल में समानता न हो तथा हेतु लक्षण का बल अधिक न हो तो वो व्याधि अल्प बलवान होगी। और जिस व्याधियों में हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश एवं काल का बल कुछ में समानता रहता है और कुछ में असमानता रहता है तो वो जो है व्याधि मध्यम होगी। तो वो व्याधि क्या होगी, मध्यम होगी। इंद्रिय स्थान में, वर्ण इंद्रिय स्थान में चरक ने विकृत के 3 भेद बताए हैं, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। लक्षण निमित्ता का मतलब होता है पूर्व जन्मकृत कर्मों के द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो लक्षण निमित्ता विकृत कहा जाता है। रोग में जो पूर्व जन्मकृत कर्मों के द्वारा जो रोग होते हैं उनको लक्षण निमित्ता कहते हैं, तथा जो इस जन्म में होते हैं, मतलब जिसका कार्य कारण भाव स्पष्ट होता है, इस जन्म के जो रोग होते हैं उनको जो है लक्ष्य निमित्ता कहा जाता है। तथा निमित्त अनुरूपा उनको कहते हैं कि जो निमित्त न होते हुए भी निमित्त का कार्य करने लगे। जैसे मान लीजिए रुक्ष द्रव्य वात को बढ़ाता है, लेकिन रुक्ष द्रव्य अगर वात का समन करने लगे तो इस टाइप की विकृत को निमित्त अनुरूपा विकृत कहा जाएगी। इस इट बिहेव लाइक निदान। तो आप समझ गए, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और जो है ये है। फिर इसके बाद आता है निमित्त अनुरूपा भी हो गया। फिर निरुक्ति, दोष की निरुक्ति क्या है, दोष की निरुक्ति में बताया दूषयंती इति दोष है, माने जिससे शरीर को दूषित हो, जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं, शरीर को दोष कहते हैं। प्रकृति आरंभकत्व, प्रकृति का जो आरंभ करे, मतलब प्रकृति के आरंभ को ही, जो प्रकृति के जब शुक्र शोणित संयोग हो, जब गर्भ बन रहा हो उस समय ही जो प्रकृति के आरंभ में ही जो उत्पन्न प्रेजेंट हो या उत्पन्न हो वही दोष कहा जाता है। और वात पित्त कफ किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं धातुओं को दूषित करने के लिए, जबकि रक्त धातुओं को दूषित करने के लिए किसी दोष के सहारे की जरूरत पड़ती है। इसी नाते रक्त को दोष नहीं माना जाता है। इसी नाते आचार्य ने कहा प्रकृति आरंभकत्वे स इति स्वतंत्रेण दूषकत्वम दुष्टिकृतत्वम वा दोषत्वम। विजय रक्षित ने कहा कि जो है स्वतंत्र रूप से दोष करने की क्षमता हो, किसी के सहारे की जरूरत नहीं हो, उसी को हम दोष मानेंगे। तो आप जानते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ होता है और रज और तम मानसिक दोष होते हैं, यही 2 दोष इसमें माने गए हैं। उसके बाद वात की व्युत्पत्ति क्या है, वागति गंधनयोइति, इससे आप जानते हैं कि सभी शरीर के अंतर्गत स्थित सभी अंग प्रत्यंगों के अवयवों में होने वाली प्राकृतिक वैकृत गति जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे वात कहा जाता है, क्योंकि वात का गुण होता है गति करना। तो वा गति गंधनयोइति, मतलब
शरीर के अंदर स्थित सभी अंग प्रत्यंगों के अवयवों में होने वाली प्राकृतिक और वैकृत गति जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे वात कहा जाता है। वायु को चरक ने तंत्र यंत्रधर भी कहा है। वायु का गुण बताया, तत् रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर। ये भौतिक गुण है। योगवाही बोला गया है वायु को, योगवाही परम वायु को बोला गया है। आशुकारी होता है, अचिंत शक्ति होती है। ये बात के रासायनिक गुण है। और जो ऊपर बताए गए तत् रुक्षो लघु शीतो सूक्ष्म चलो विशद खर, ये जो है भौतिक गुण है। वात के कर्म क्या है? उत्स्वाहो उच्छ्वासानि निश्वास चेष्टा धातुगत समा, धातुगति समा समो मोक्षो गतिमताम वायो कर्मा विकार्यम। मने उत्स्वाह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा एवं धातु गति को सम रखना, मल मूत्र आदि की सम्यक प्रकार से मोक्षण अर्थात निष्कासन करना प्राकृतिक वात के कर्म हैं। क्या है? उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति ही समा समो मोक्षो गति मताम वायो कर्मा विकार्यम। ठीक है। इसी तरह पित्त का भी इन्होंने कहा है कि पित्त के बारे में इन्होंने बताया है कि तप संतापे, तप संतापे, तप माने अग्नि से इन्होंने लिया हुआ है कि तप संतापे से पित्त, इसे जिसमें दहन कंबंसिंग के पावर हो या मेटाबॉलिज्म कर सके। शरीर में, शरीर के अंतर्गत स्थित अंग प्रत्यंग के अवयवों में होने वाली दहन पाचन इत्यादि कर्म जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसे पित्त कहा जाता है। इसका गुण है सस्नेह, सस्नेह हम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, ये इसका भौतिक गुण है। और कटु पीत नील विदग्ध अवस्था में पित्त कटु से अम्ल हो जाता है। विस्त्र पुत ये पित्त के रासायनिक गुण हैं तथा सत्व पित्त का मानसिक गुण है। इसके प्राकृतिक कर्म क्या है? दर्शन पक्तिरुष्मा क्षय छु तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकार्यम। मने दर्शन, पाचन, उष्मा, क्षुत, तृष्णा, देह मार्दवम, देह में मृतता लाना, प्रभा, प्रसाद, मेधा प्राकृतिक पित्त के प्राकृतिक कर्म हैं। कफ की व्युत्पत्ति क्या गया है? तो कफ का इन्होंने कहा श्लिषालिंगने। इस धातु में श्लिषालिंगने का मतलब होता है, आलिंगन का मतलब होता है संयोग, अर्थात शरीर में एवं शरीर के अंतर्गत स्थित सभी अंग प्रत्यंगों के अवयवों में होने वाले मिलन, आलिंगन और संयोग क्रियाओं इत्यादि कर्म जिसके द्वारा संपन्न होती हैं उसे कफ कहा जाता है। फिर उसके बाद आचार्य ने बताया कि इसके गुण बताया, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। माने गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछल श्वेत और मंद, ये सब कफ के भौतिक गुण हैं। प्राकृतिक अवस्था में मधुर और विदग्ध अवस्था में कफ लवण रस युक्त हो जाता है, ये कफ के रासायनिक गुण हैं। तथा तम जो है कफ का मानसिक गुण है। इसका कर्म बताया है, स्नेहो बंध स्थिरित्वम क्षय गौरवम वृष्टाबलम क्षमा घृत लोभश्च कफ कर्मा विकार्यम। स्नेह बंध स्थिरित्वम गौरव वृष्टा बलम क्षमा घृत तथा अलोभता, अलोभता, ये सभी प्राकृतिक कर्म जो है कफ के बताए गए हैं। दोष वृद्धि एवं दोष क्षय के सामान्य निदान आपके ये सिलेबस में है, तो आप यहाँ कहेंगे सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम हास हेतुर विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्तु। माने सामान्य भावों से वृद्धि होती है और विशेष भावों से हास होता है। सामान्य भाव अगर मान लीजिए द्रव्य गुण कर्म जो में अगर वो सामान्य है तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, अगर उसके समान है तो उस भावों की वृद्धि होगा, तथा अगर उसके विपरीत भाव हैं तो वो हास का कारण होता है। तो वृद्धि का कारण जो है सामान्य होता है और हास जो है का कारण विशेष होता है। विशेष से हास होता है और सामान्य से वृद्धि होती है। तो यही दोषों के
वृद्धि और दोषों के क्षय के सामान्य निदान में आप लिख सकते हैं। धातु क्षय के कारणवाद प्रकोप। वायोर धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरणेंच। माने वायु प्रकोप का कारण धातु क्षय और मार्गा अवरोध है। दोष प्रकोप कारण में अगर आपको नहीं याद है कि भाई इतना लंबा याद नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है भौतिक गुण अगर आप वात के जान रहे हैं, तत् रुक्षो है शीतोष लघु सूक्ष्मश चलो विशुद्ध खर, तो इसी आधार पे आप लिख सकते हैं अत्यधिक रुक्ष पदार्थ खाने से, अधिक शीतल पदार्थ खाने से, अत्यधिक लघु अन्न वाले पदार्थ खाने से, अत्यधिक सूक्ष्म चल और विशद और खर युक्त पदार्थों को खाने से जो है वात प्रकोपित होता है। ये भी आप लिख सकते हैं अगर आप याद कर सकते हैं, और भी लिख सकते हैं वात प्रकोपक कारण जो बताए हैं। रुक्ष शीत अल्प लघु अन्न व्याय वाय अति प्रजागरे, माने रुक्ष शीतल अल्प मात्रा में लघु अन्न का सेवन, अति व्यवाय, व्यवाय का मतलब मैथुन से होता है, अति रात्रि जागरण, ये प्रजागरे का मतलब होता है रात्रि में नींद न आना या रात्रि जागरण करना। विषमाद उपचाराच, विषम अन्य उपचार से। दोष अश्रिक श्रवणादति, माने दोष और श्रिक माने रक्त होता है, रक्त का अधिक मात्रा में श्रवण से, शरीर से श्रवण होने से। लंघन प्लवन अति अध्व व्यायाम अति विचेष्टित, माने लंघन से, प्लवन माने तैरने से, अधिक चलने से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक व्यायाम करने से, अति चेष्टा से। तो लंघन प्लवन अति अध्व व्यायाम अति विचेष्टित है। उसके बाद बताया धातु नाम संचया चिंता शोको रोग अतिकर्षणात्, माने धातु नाम संचया माने धातु के क्षय से, चिंता से, शोक से, रोग अतिकर्षणात् रोग से शरीर का अतिकर्षण होने से, रोग से शरीर का अतिकर्षण होने से। दुख सैया असनात, माने जो बेड पर सो रहा है वो उसके लिए सुटेबल न हो। क्रोधादि दिवा स्वप्नाद भयादपि, सुखपूर्वक सैया पर शयन न करने से, सुखपूर्वक न बैठने से, क्रोध दिवा स्वप्न और भय इत्यादि करने से। वेग संधारणाद, वेगों को धारण करने से। अमाद, आम दोष के कारण। अभिघाताद, माने ट्रॉमा के कारण। अभोजनात्, भोजन न करने से। मर्माघाताद, गज उष्ट्र अश्व शीघ्र यान अपतनम सनात, मर्माघात से हाथी, ऊंट और घोड़ा आदि शीघ्र चलने वाली सवारियों से गिरने से जो है वात प्रकोपित होता है। देहे स्रोतांसि रिक्तानि पुरित्वा अनिलो बली, शरीर में रिक्त स्रोतों बलवान वायु कुपित होकर भर देती है, इससे भी जो है वायु का प्रकोप होता है। करोति विविधान व्याधिन सर्वांग एकांग संसृतान, जिससे संपूर्ण भावों में या किसी अंग विशेष में होने वाले अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। अर्थात और भी वात प्रकोप के कारण इन्होंने बताए हैं, आचार्य ने, सुश्रुत ने बताए हैं। तत्र बलवधिग्रह, माने बलवान के साथ लड़ने से। अति व्यायाम करने से। व्यवाय, अति व्यायाम, व्यवाय माने अति मैथुन करने से। अध्ययन, अधिक अध्ययन करने से। प्रपतन माने ऊंचे से गिरना। प्रधावन प्रपीड़न, प्रधावन माने दौड़ना, प्रपीड़न माने मोच होना, मतलब कहीं चोट लग जाए, चोट मोच हो जाए। अभिघात, लंघन, प्लवन, तरण। अभिघात माने चोट लगना, लंघन माने लंघन करने से, फास्टिंग करने से।
प्लवन तरण माने तैरने से। रात्रि जागरण भार हरण गज, रात्रि जागरण रात्रि में जागने से, भार हरण गज, जिस तरह माने भार हरण गज, जिस तरह गज भारी अत्यधिक भार लेके चलता है, उसी तरह अगर भार को अधिक जो है लेके ढोने से। तुरंग माने घोड़ा, रथ पथ अतिचर्या, घोड़े से रथ पर अधिक चलने से। तुरंग माने घोड़ा, रथ पद अतिचर्या मतलब रथ पर अधिक चलने से। कटु कसाय तिक्त रुक्ष लघु शीत वीर्य शुष्क शाक वल्लूर। कटु कसाय तिक्त रुक्ष लघु शीत वीर्य द्रव्यों का सेवन, शुष्क मांस, वल्लूर माने शुष्क मांस होता है। वरक माने कुधान्य होता है, उद्दालक माने जंगली कोदो होता है, कोर दूस माने कोदो, श्यामक शावक, निवार, मुदग माने मूंग, मसूर आड़की, मसूर तो जानते ही हैं, आड़की माने अरहर, हरेणु, कलाय माने मटर, निष्पाव माने राजसिम्बी। अनशन विस्मासन अध्यसन, अनशन का मतलब यह होता है फास्टिंग, विस्मासन का मतलब यह होता है मात्रा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, और काल भी टाइम पर न हो, चाहे काल जो है अधिक हो चाहे, जैसे मान लीजिए आपको जो खाने का समय है उससे आप पहले खा लेना या उससे बाद खा लेना, और मात्रा भी जितना सामान्य मात्रा है आप खाते हैं उससे अधिक या कम खाना, वो विस्मासन है। अध्यसन का मतलब ये होता है अभी पहला खाना खाया पचा नहीं है फिर दूसरा खा लेना, वो अध्यसन है। वात मूत्र पुरीस शुक्र च छर्दी छवथु उद्गार वाष्प वेग विघात आदि भी विशेषैर वायु प्रकोपम अपद्यते, माने इनसे वायु प्रकोपित हो जाती है। अनशन विस्मासन अध्यसन वात मूत्र पुरीस शुक्र छर्दी छवथु उद्गार तथा वाष्प के वेग का विघात करने से आदि कारणों से वात प्रकोपित हो जाता है। और वात प्रकोप के कारण लक्षण, वात किस तरह प्रकोपित होता है उसके बारे में बताया है। सशीताभ्र प्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषतः, सशीताभ्र प्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषतः माने वायु शीत के समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने के समय। प्रवातेषु माने अधिक जब हवा चलती है तो उसको बोलते हैं प्रवातेषु। तथा विशेषकर धर्मांते, धर्मांते का मतलब होता है वर्षा ऋतु। प्रत्युषस्य, प्रत्युषस्य माने सूर्योदय के पहले। अपराह्ने तु जीर्णेर अन्य च प्रकुप्यति, अपराह्ने तु जीर्णेर अन्य च प्रकुप्यति माने अपराह्न माने दोपहर के बाद, और अन्न के जीर्ण होने पर माने पचने पर वात प्रकोपित होता है। यह वायु शीत के समय, मेघ के समय, अधिक हवा चलने पर माने प्रवातेषु तथा विशेषकर धर्मांते माने वर्षा ऋतु, प्रत्युष मतलब होता है सूर्योदय के पहले समय में, अपराह्न माने 2 बजे के बाद, और अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोपित होता है। वात प्रकोप के लक्षण स्रंस, स्रंस माने संधियों में भ्रंशता, व्यास विक्षेपण में असमर्थता, व्यध मुदगरवत पीड़ा, स्वाप स्पर्श ज्ञान का अभाव, साध अपने स्वयं के कार्य में असमर्थता, रुक तोद भेदनम, भेदना है, रुक तोद भेदना है, रुक तोद भेदना है, सुई चुभोने जैसी पीड़ा, तोद या भेदनवत पीड़ा, संग संधि स्थलों में स्थिरता, अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्पणम, अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्पणम, तर्पणम अंगों का सिकुड़ना, अंगों में वर्त माने ऐठन होना, अंगों में रोमांच होना, अंगों में तर्पण। ठीक है।
कंप पारुष्य सौशर्य, अंगों में कंपन, अंगों में पारुष्यता, अंगों में सौशर्यता। शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ, अंगों में शोष, अंगों में स्पंदन, अंगों में वेष्टनवद पीड़ा, अंगों में स्तंभ। कषाय रसता वर्ण श्यावो अरुणो अपिवा, मुख के स्वाद में कषायता, वर्ण का श्याव होना या अरुण होना, ये जो है उन्होंने बताया है। अब हम इसको समराइज अगर करते हैं तो समराइज में देखें हमने क्या क्या देखा कि व्याधि के बल के बारे में हमने जाना कि व्याधि के बल के समराइज अगर करते हैं तो व्याधि के बल के बारे में हमें पता चला। हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल अगर सभी समान है और हेतु और लक्षण, व्याधि के लक्षण और हेतु बलवान है तो व्याधि बलवान होगी। अगर इसमें से कुछ जो है समान है और कुछ नहीं समान है तो व्याधि जो है क्या होगी, मध्यम होगी। अगर सब समान है तो बलवान होगी, सब समान है तो बलवान होगी। इसमें सारे एक दूसरे से मैच करते हैं तो व्याधि बलवान होगी। यदि इसमें से कुछ मैच करते हैं कुछ नहीं मैच करते हैं तो मध्यम होगी व्याधि। हेतु दोष दूष प्रकृति देश काल, और इसमें से अगर काफ़ी जो है मैच नहीं करते हैं, मतलब जो है सभी असमान हैं तो व्याधि का बल जो है अल्प होगा, व्याधि बल क्या होगा, अल्प होगा। विकृत के भेद बताया, लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। तो लक्षण निमित्ता में अब इसमें बताया गया था कि जो है ये जो है पूर्व जन्मकृत कर्मों के आधार पर जो विकृत होती है उसको लक्षण निमित्ता बोलते हैं। और लक्ष्य निमित्ता मतलब इसमें कार्य कारण भाव स्पष्ट होता है कि भाई इस वजह से ये हुआ है, कार्य कारण भाव स्पष्ट होता है, ठीक है ना, कि इस वजह से ये हुआ है। जैसे अगर वात बढ़ेगा तो जो है तो वो शूल होगा, तो ये कारण भाव अस्पष्ट होगा। निमित्त अनुरूपा का मतलब ये है जैसे वात प्रकोपक कोई चीज़ है, जैसे रुच्छ द्रव्य वात प्रकोपक होते हैं, लेकिन अगर यही रुच्छ द्रव्य वात समन का काम करने लगे, रुच्छ द्रव्य वात का सामक हो जाए तो ये जो है निमित्त अनुरूपा विकृत कही जाएगी। तो विकृत के 3 भेद हमने लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता और निमित्त अनुरूपा पढ़ लिए। फिर इसमें हमने दोष की और दोषों की निरुक्ति पढ़ी है, और दोषों के भेद पढ़े हैं कि शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में वात पित्त कफ है और मानसिक में रज और तम है। और दोषों की निरुक्ति पढ़ी है मतलब व्युत्पत्ति, वा गति गंध नयोइति, वात के लिए, पित्त के लिए पढ़ा है तप संतापे, और कफ के लिए बताया है श्लेषालिंगने। इसमें मैंने भौतिक गुण पढ़ा है, तत्व रुक्षो लघु शीतो सुष्म चलो विशदय कर, सस्ने उष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा, ये कफ के एक भौतिक गुण पढ़े हैं। उसके बाद रासायनिक गुण, जैसे कफ का वात का रासायनिक गुण रज जो है, रज है, रासायनिक गुण रज है, ठीक है, प्रवर्तन करता है। दोषों के प्राकृतिक कर्म पढ़े हैं, स्नेहो बंध स्त्रीत्वम गौरव वृष्तावलम क्षमा घृतिर लोभस्य कफ कर्मा विकारजम। तो ये जो है इसी तरह वात का पढ़े हैं, इसी तरह पित्त का पढ़े हैं दर्शन पक्तिन वाला, तो ये पढ़े हैं। फिर वात प्रकोप के कारण भी हमने देखे हैं कि वात किन किन प्रकोप से कारण होता है, और वात प्रकोप के लक्षण, वात जब प्रकोप हो जाता है तो उसका क्या लक्षण होते हैं वो भी हमने वात प्रकोप के लक्षण भी पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम पित्त प्रकोप के बारे में बात करेंगे।